हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। हम लोग आगे लेक्चर 35 पर, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम समझा था। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक दो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद बच्चों इस चैप्टर की कहानी खत्म हो जाएगी। बहुत हम लोगों ने पढ़ लिया, बस हम लोग को अब आगे जो लेक्चर आएंगे उसमें कुछ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम एक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद करो। फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। यहाँ पर बच्चों कुछ सिस्टम्स के लिए मैंने आपको बताना था कि भाई कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिया। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है एक ऐसा डायग्राम जो कि ये दिखाता है कि ऑब्जेक्ट पर या बॉडी पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। और उस केस में हम क्या करते थे, जिस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था उसको सराउंडिंग से अलग भी कर देते थे। तो पहला ये देखो, एक जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं है, केसेस है अलग टाइप के। एक वी टाइप का ग्रूव बना हुआ है, उसमें एक स्फेयर यानी कि एक बॉल रख दी गई बस सिंपली, जिसका वेट है W। अब कहा जा रहा है भैया कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाओ। तो पहले तो ऑब्वियस ही बात है, पहले ये आइडेंटिफाई करो कि इसमें फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी। तो देखो ये स्फेयर किसके टच में है, ये ए वाला इंक्लाइंड प्लेन और बी वाला इंक्लाइंड प्लेन, जिसका अल्फा एक एंगल है और ये एंगल बीटा है। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये फ्रिक्शन लेस है, ठीक है, फ्रिक्शन लेस हो या ना हो, ये रेस्ट में है अभी, तो फ्रिक्शन का तो कोई मैटर आता ही नहीं, यहाँ पर कोई मूवमेंट तो अभी हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। तो देखो इस पॉइंट पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी, ये हम लोग जानते हैं कि भाई आएगी। और ये नॉर्मल जब भी किसी सर्किल का नॉर्मल डाला जाता है तो ये देखो एक तरीके से टेंजेंट है, और सर्किल का जो नॉर्मल होता है यानी एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर, वो सर्किल के सेंटर से पास होती है। ये आपको पता है, कह दोगे सर बिल्कुल पता है। तो ये हम लोग मान लेते हैं ये हो गई रिएक्शन RA, ठीक। उसी तरीके से ये जो B है ये भी सेंटर की तरफ जाएगा, और ये हम रिएक्शन मान लेते हैं RB, ये हो गए। तो यानी तीन फोर्सेस लगी। और ये बच्चों गलत है, गलत इसलिए, देखो मैंने कभी भी ऐसा कुछ दिखाना हो तो एक ही डायग्राम में रिएक्शन मत दिखाने लगना, पहले स्फीयर को उठाकर अलग बनाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बच्चों अलग से बनाता हूँ ताकि आप, अगर मैं ही गलती करूँगा तो आप भी गलती करोगे, ठीक है। ये देखो ये आपका स्फीयर है, ठीक है। अब इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही थी वो मैं दिखा देता हूँ। देखो ये तो एक हो गई W, और एक फोर्स देखो आ रही है, कहाँ से आ रही, ये आ रही, और ये कहाँ तक जा रही है, ये सर्किल के सेंटर, ये स्फीयर के सेंटर पे जाएगी। तो ये हो गया RA, और उसी तरह से ये एक फोर्स जा रही है, ठीक है, RB। बस इन तीन फोर्सेस के अलावा तो और कुछ लग नहीं रहा। अब बात आती है एंगल कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ये अल्फा बीटा या एंगल यहाँ पर क्या क्या बनना है। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा आप जो है ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री सब देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों ये जो एंगल है, ये अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूँ जो कि इस सरफेस के पैरेलल हो, तो ये क्या बन जाएगा, देखो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। ये भी एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होगी रिएक्शन। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, क्योंकि ये देखो अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ये देखो Z बन रहा है कि नहीं, तो ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, हो जाएगा कि नहीं। तो ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल अल्फा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अरे भाई ये समझो ना, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 90, तो ये अल्फा हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप एंगल ऐसे बना सकते हो, ये हो जाएगा अल्फा, और सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। और बस आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया स्फीयर का। आपने सारी फोर्सेस दिखा दी ना, तो यही आपका आंसर है। सिमिलरली दूसरा केस क्या दे रखा है, देखो बच्चों दूसरा केस क्या दे रखा है कि भैया एक स्फेरिकल शेल है, मतलब अंदर से खोखली है, उसके अंदर आपने एक रॉड रख दी है, इसका कुछ वेट होगा, ठीक है, वेट हम लोग अभी देखेंगे क्या होगा, इसका कुछ वेट होगा, और इस रॉड का FBD बनाना है, ठीक है। आप कहोगे सर सेम ही तो है, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। देखो जिस पॉइंट पे स्फीयर पे कांटेक्ट कर रहा है वहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो स्फीयर के तो नॉर्मल ही होगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी स्फीयर के सेंटर तक, ठीक है, वो कहाँ जाएगी, स्फीयर के सेंटर तक, ये इस तरीके से। और यहाँ पर भी ऐसे ही लगेगा, ये कहाँ जाएगी, स्फीयर के सेंटर तक,
आर बी। देखो बच्चों मैं यहाँ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप एक ही डायग्राम में मत दिखाना, वरना मैं अगर टीचर होगा तो मैं काट दूंगा आपका आंसर, ठीक है। चलो छोड़ो, तो यहाँ पर मैं क्या दिखाऊंगा, दूसरा केस FBD। ये फर्स्ट केस का FBD हो गया, दूसरा केस। अब यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं वो जरा ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये। देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर ये भैया रॉड थी, कह दोगे सर बिल्कुल थी, ठीक है, ये रॉड रखी हुई है, तो मैंने बता दिया कि भाई ये देखो ये जा रही है रिएक्शन RA, ये सेंटर की तरफ जा रही है, और उसी तरह से ये भी देखो जा रही है RB। अब रॉड का FBD बनाना है ना, रॉड का, यहाँ पर स्फेयर का बनाना था, यहाँ FBD किसका बनाना है, रॉड का बनाना है। तो रॉड पे जो फोर्सेस है वो देखो। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर रॉड का जो वेट होगा वो रॉड के बीचों बीच में लगेगा। कह दोगे सर बिल्कुल सही बात है, मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों, लेकिन एक बात बताओ, ये रॉड तो रेस्ट में है, तो रॉड रेस्ट में है इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है, सारी फोर्सेस का सम 0 है। और यहाँ पर फोर्सेस कितनी दिख रही हैं, 3, RA, RB और W। तो 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगी, तो इसका मतलब क्या है कि भैया वो एक पॉइंट से पास होनी चाहिए। याद करो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस लास्ट वाले वीडियो में बताया था। तो यानी कि RA RB तो सेंटर पे आ ही रही है, W को मजबूरी में सेंटर पे आना पड़ेगा। और अगर आप रॉड को किसी और तरीके से रखोगे तो होगा क्या, वो खिसक कर उसी पोजीशन में आ जाएगी जिसमें ये तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पे मिल रही। देखो फिजिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है। अब आप कोई बच्चा कहे कि सर क्या मैं रॉड को ऐसे नहीं रख सकता, बिल्कुल रखो, इसके वेट की वजह से वो खिसक के ऐसी ही पोजीशन में आ जाएगी कि RA RB और W सब एक ही पॉइंट पे मिल रहे हो, तभी इक्विलिब्रियम में वो रखी जाएंगी। देखा, तो इसका मतलब इसका जो W ये जो वेट है उसकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ मिलेगी जाके, वो यही पॉइंट O पे मिलेगी। ये देखो बन गया, इसका भी FBD बन गया। कितना आसान था, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आने चाहिए, सब कुछ आसान है। तो ये देखो FBD ऑफ रॉड बन गया। अब तीसरा जो बच्चों केस है वो आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, ये सब तो नया कुछ नहीं है, ऐसा ही है। क्या है भैया कि एक रॉड है, उसको एक स्ट्रिंग से हमने बांध दिया है, यहाँ से इस दीवार से ये ऐसे लटकी हुई है, और इसका ये वाला जो एंड है एक हिंज मतलब समझते हो, जो ये दरवाजे होते हैं उन पे हिंजेस होती हैं डोर पे, तभी तो आप उसको खोल पाते हो। तो यानी कि ये रॉड इस पॉइंट के बाद रोटेट कर सकती है, लेकिन ना तो ऊपर जा सकती है, ना इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में जा सकती है, बस सिर्फ रोटेशन हो सकता है उसका इस प्लेन। तो इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, किसका, रॉड का। तो बच्चों इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। तो देखो तीसरे केस में फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग रॉड का बनाते हैं। तो पहले तो रॉड को अलग कर लो, सबसे पहला काम तो यही करना है। अब ये देखो ये तो स्ट्रिंग थी, तो स्ट्रिंग को जब आप कट करोगे तो ऐसे टेंशन दिखाना पड़ेगा, भाई हमें फोर्सेस दिखानी है। तो स्ट्रिंग में तो टेंशन आएगा इस रॉड के वेट की वजह से, आएगा कि नहीं। और इस रॉड का वेट अभी आगे चल के जब हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि रॉड का जो वेट होता है यूनिफॉर्म डेंसिटी की अगर है तो सेंटर पे ही लगता है, ठीक है, रॉड की लेंथ के आधे में। अब बात आती इस पॉइंट पर कौन सी फोर्सेस होंगी। इस पॉइंट पर रिएक्शन, कुछ बच्चे गलती क्या करके चले आते हैं, वो सिर्फ एक रिएक्शन दिखा देते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर। यही तो बच्चों गलत है। रिएक्शन कब आती है, रिएक्शन तब आती है जब आप मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो किसी डायरेक्शन में। अब जरा ध्यान से समझते हैं, इस केस में ये स्फीयर जब इसमें रखा गया तो ये वाली वॉल क्या कर रही है, ये वाली वॉल इस स्फीयर को इधर नहीं जाने दे रही है इस डायरेक्शन में, तभी तो ये रिएक्शन आ रही इधर आया। बात समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पर बच्चों देखो ये हिंज क्या करेगी, हिंज इसके अपवर्ड मोशन और वाई डायरेक्शन के मोशन और एक्स डायरेक्शन के मोशन को रोकेगी, ये सिर्फ रोटेशन अलाउ करेगी। तो यानी अगर मान लो कुछ ऐसी इधर से मैं इसको धक्का देना चालू करूं, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है इस टेंशन के 2 कंपोनेंट होंगे, तो ये जो फोर्स होगी इसको बैलेंस करने के लिए भी तो कोई फोर्स चाहिए, तो वो कहाँ से आएगी, एक्स डायरेक्शन से आएगी। और सिमिलरली ये जो टेंशन है ये क्या चाहेगा कि इसको ऊपर भी खींच के लेके जाए, रोटेट तो उसको कराएगा ही, साथ में ऊपर भी खींच के लेने की कोशिश, जाने की कोशिश करेगा कि नहीं। तो उस टेंशन को रोकने के लिए भी एक वर्टिकल फोर्स होनी चाहिए। तो हिंज जब भी आप देखना हमेशा याद रखना कि हिंज के ऊपर 2 टाइप की रिएक्शन आएंगी, एक होगी RX, एक होगी RY। अब क्यों आती है ये भी समझ लिया आप लोगों ने, क्योंकि हिंज जो होती है वो सिर्फ रोटेशन अलाउ करती है, वो ना तो इस डायरेक्शन में जाने देगी उसको,
ना ऊपर नीचे जाने देगी। तो यानी दो टाइप की रिएक्शन है। अब ये इनका डायरेक्शन क्या होगा, प्लस एक्स एक्सिस होगा, माइनस होगा, या प्लस वाई होगा या माइनस, वो जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा। मान लो ये कुछ एंगल दे रखा होगा थीटा 30 डिग्री या कुछ वैल्यू दे रखी होंगी, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो आर एक्स और आर वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। बात समझे कि नहीं? ये तीनों कंडीशन बच्चों ध्यान से देख लो, क्योंकि ये मैंने बताया इसलिए ताकि ऐसे क्वेश्चन में आप डरो मत, ये तुरंत आप सॉल्व कर ले जाओगे। ये एक ही लाइन में है बच्चों, ये दिख नहीं रहा, वो एक ही लाइन में। अरे यार ये चलो ठीक है, समझ गया। ठीक है, ये बच्चों लिख जरूर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये। अब बच्चों एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में कोप्लेनर, कॉन्करेंट ये सब पढ़ा था। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर 4 कॉन्करेंट फोर्सेस इन द डायरेक्शंस एज शोन इन फिगर। भाई यहाँ पर 4 फोर्सेस हैं, 8 न्यूटन, 4 न्यूटन, F1 और F2। ठीक है भाई, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्या करना है, इसको मान लेनी है x डायरेक्शन, इसको मान लेना है y डायरेक्शन, और पहले सारी फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो। तो जो फोर्सेस x और y में नहीं है, अब ये 60 है, ये 30 है, तो ये तो 90 डिग्री हो ही गया। मैं 4 न्यूटन को रिजॉल्व कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 4 cos 60 हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। ये हो जाएगा 4 sin 60, ये भी हो जाएगा। और उसी तरह से F2 को रिजॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा F2 cos 30, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F2 sin 30, कह दोगे सर बिल्कुल। अब बस कुछ नहीं करना है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना, और यहाँ पर 3 फोर्सेस नहीं है, यहाँ पर 4 फोर्सेस दिख रही हैं, तो इसलिए लैमिस थ्योरम भी नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, अप्लाई करने को कर भी सकते हैं अगर हम किन्हीं एक फोर्स को इधर उधर तोड़ के। अब जैसे 4 को मैंने तोड़ दिया, तो 4 sin 60 और F1 को कंबाइन कर दो, 4 cos 60 और 8 को कंबाइन कर दो, तो अब कितनी फोर्सेस बची, ये वाली और ये वाली। अब लगा दो लामी थ्योरम। चलो छोड़ो, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब है सारी एक्स डायरेक्शन वाली फोर्सेस का सम 0। तो ये कितना हो जाएगा, 4 cos 60 प्लस 8, और ये देखो ये जो आएगा ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस का F2 cos 30 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करो, ये 4 cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2, तो हो जाएगा 2 + 8 10, माइनस ये cos 30 हो जाएगा √3/2, तो हो जाएगा √3 F2/2। तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 20/√3 न्यूटन। ठीक, तो एक तो आंसर आपको ये आ गया। और उसी तरह सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 कर दो, इसको देख लो एक बार। उसी तरह मैं क्या कर दूंगा, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, सम ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन 0 कर दो। तो देखो वाई डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस है, F1 + 4 sin 60 माइनस F2 sin 30, F1 + 4 sin 60 माइनस F2 sin 30, क्यों, इज इक्वल टू 0। और F2 की वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं, ये कितना हो जाएगा 2√3 भाई sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, 2√3 हो जाएगा। F2 कितना है, F2 अभी हम लोगों ने निकाला 20/√3, तो ये कितना हो जाएगा 20/√3 इंटू sin 30 कितना है 1/2। अब ये सब सॉल्व तो आप लोग कर ही सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, सब कुछ उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 10/√3 माइनस का 2√3, क्यों, यही तो ये आंसर कितना आ जाएगा इसका 10, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4/√3 न्यूटन, ये आंसर। ठीक है, तो F1 आ गया 4/√3 और F2 आ गया 20/√3। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, उसी तरह से बच्चों ये क्वेश्चन है, आप कहोगे सर ये तो देख के डर गए हम। अभी हम लोगों ने स्फीयर वाली सिचुएशन देखी थी, अगर वो समझ में आ गई होगी तो ये भी समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, अ 50 किलोग्राम होमोजीनियस स्मूथ स्फीयर रेस्ट ऑन द 30 डिग्री इंक्लाइन ए, इसको इंक्लाइन ए बोल दिया, एंड अगेंस्ट द स्मूथ वर्टिकल बॉल बी। ठीक है, इसको ऐसे स्फीयर को रख दिया गया है। ठीक, कैलकुलेट द कॉन्टैक्ट फोर्सेस एट ए एंड बी। तो सबसे पहले तो बच्चों यही ध्यान देते हैं कि ये जो 50 किलोग्राम है, इसका जो वेट होगा, वेट कितना होगा, इसका वेट होगा 50 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो, तो हो जाएगा 500 न्यूटन हो जाएगा बच्चों की नहीं। तो ये 500 न्यूटन बच्चों इधर की तरफ आएगा कि नहीं। अब ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी जो कि कहाँ जाएगी, जो कि जाएगी सेंटर पर।
ठीक है, ये अभी मैंने बताया था। और ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी बताया था आपको। कह दोगे सर बिल्कुल बताया था। ये आर बी है, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आएगी तो कहाँ जाएगी, परपेंडिकुलर। बच्चों इसको अलग डायग्राम में दिखाना, मैं समझाने के लिए बस दिखा रहा हूँ, गलत हो जाएगा, ठीक है, वरना बीडी का कोई मतलब नहीं है। 90 डिग्री होगा कि नहीं, ये देखो 90 डिग्री है ये, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब बात आती है कि सर यहाँ पर 3 फोर्सेस हमको दिख रही हैं, कौन कौन सी। एक दिख रही है 500 न्यूटन, एक ये दिख रही है कितनी आर ए, और एक दिख रही है आर बी। इसके बीच का एंगल 30 है, ये एंगल 90 है। अब ये बताइए सर क्या हम इसमें लामी थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि 3 फोर्सेस हैं और इक्विलिब्रियम, बिल्कुल लगा सकते हो। बस क्या है, थोड़ा सा इसमें इधर उधर कर दो फोर्सेस, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने क्या बताया था, लामी थ्योरम लगाने में सबसे पहला काम ये करना कि फोर्सेस आइडेंटिफाई करने के बाद सबको टेल टू टेल कॉन्फिगरेशन में जोड़ना। तो इसको जब मैं टेल टू टेल कॉन्फिगरेशन में जोड़ूंगा तो आर बी को अगर मैं आगे खिसका दूँ इस तरीके से, देखना बच्चों ध्यान से समझना मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये 500 न्यूटन तो ऐसे ही रहेगी, ठीक है, 500 न्यूटन, ये सीधा नहीं बन रहा है क्या, चलो छोड़ो, हाँ 500 न्यूटन। और आर बी को मैं इधर लेके चला गया, तो आर बी और वेट के बीच का एंगल कितना है, ये तो 90 डिग्री ही है, देखो ये तो 90 डिग्री है। इस आर ए को जब मैं आगे खिसकाऊंगा इस तरीके से, तो ये एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाएगा भाई, देखो ये ऐसे आगे खिसका रहा हूँ मैं, तो ये देखो, एक मिनट, ये वर्टिकल से एंगल कितना बना रहा है, देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी तो 30 डिग्री होगा। देखो ये एक्स बन रहा है कि नहीं, ये इस तरीके से, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो गई, ठीक। तो इसको जब मैं आगे खिसकाऊंगा तो ये यहाँ पर ये इस तरीके से ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 30 150 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, और ये 90 डिग्री है ही, तो ये हो जाएगा आर ए। अब कह दोगे सर सारी फोर्सेस पता है, सबके बीच का एंगल पता है, अब हमें लामी थ्योरम लगा देनी है। तो अप्लाइंग लामीज थ्योरम, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आर ए और अदर 2 फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, कह दोगे सर बिल्कुल। उसी तरह से आर बी और अदर 2 फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है 150 डिग्री, तो साइन 150 इज इक्वल टू 500 न्यूटन अपॉन साइन अदर 2 फोर्सेस का बीच का एंगल 90 प्लस 30 साइन 120 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। तो आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इन दोनों टर्म को इक्वेट कर दो, तो 500 डिवाइडेड बाई साइन 120 कितना हो जाएगा, साइन 90 तो 1 ही होता है, तो इसको 1, ये हो जाएगा 500, और साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 √3/2, तो ये इंटू 2, ये हो जाएगा 1000 अपॉन √3 न्यूटन। तो ये आ गई बच्चों आर ए की वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से आर बी आप निकाल लो, आर बी कितना आ जाएगा, इसको देख लो एक बार। आर बी कितना आ जाएगा, आर बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर बी हो जाएगा साइन 150 से मल्टीप्लाई कर देना है बस, तो ये कितना हो जाएगा 500, साइन 120 कितना है √3/2 इंटू साइन कितना था यार 150, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन √3 इंटू साइन 150 कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस 60 1/2। तो आर बी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 500/√3। ये देखो आपका आंसर आ गया, कितना आसानी से आंसर आ गया। अगर लामी थ्योरम नहीं लगाते तो यहाँ पर क्या करना पड़ता, सबको रिजॉल्व करते तो क्वेश्चन आपका लंबा हो जाता सोल्यूशन, ठीक है। देखा कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है ये। अगर ना समझी होती लामी थ्योरम तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती। अब एक नया टर्म सीख लो, ये यहाँ पर फिजिक्स में ज़्यादा इसका, अगर आगे चल के मैकेनिक्स जब पढ़ोगे, अगर बीटेक वीटेक करा तो उसमें ये टर्म बहुत यूज़ होता है। आपने मैकेनिकल एडवांटेज कि मैकेनिकली कोई सिस्टम आपकी मदद कितनी कर रहा है,
तो ये बस छोटी सी डिफिनीशन है, मैं आपको समझाना चाहता था कि ये ना हो, सर ने बताया नहीं। इट इज़ अ टर्म कॉमनली यूज्ड इन मशीन्स, मशीन में यूज़ होता है। मैकेनिकल एडवांटेज, एम ए इज़ द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट। एम ए क्या होता है? लोड टू द एफर्ट, यानी कि जितना लोड आप उठा रहे हो और उसको उठाने के लिए कितना एफर्ट कर रहे हो। कुल मिला के कहने का मतलब है कि फलक्रम वाला सिस्टम बच्चों आपने पढ़ा है कि नहीं, कि जैसे ये फलक्रम है, इसके ऊपर एक रॉड आपने रख दी है ऐसे, यहाँ पर आप एफर्ट लगा रहे हो, यानी कि यहाँ पर आप इसको इस तरीके से पुश कर रहे हो और यहाँ पर लोड रखा हुआ है। तो इस लीवर, इसको क्या बोलते थे? लीवर बोलते थे। और ये आपका क्या होता था? फलक्रम होता था। तो इस लीवर का यूज़ क्यों करते थे? क्योंकि हम ज़्यादा वेट को कम एफर्ट लगाकर उठा सकते थे। बात समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा लोड अपॉन एफर्ट। अब कह दोगे सर इसका एग्जाम्पल एक दिखा दो, तो एक इंक्लाइंड प्लेन का मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा रिलेटेबल है। जैसे मान लो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे अगर आपको एक ब्लॉक है, पहले के लोग देखो बच्चों पिरामिड कैसे बने। अब थ्योरी ये कहती कि भाई इतने बड़े बड़े पत्थरों को इतनी ऊपर तक ले कैसे जाया करा। उस समय कोई लिफ्ट भी नहीं थी कि उसको उठा के ऊपर, ही ना कोई क्रेन थी, तो कैसे ले जाया करा? रैंप बनाए गए, रैंप समझते हो? इंक्लाइंड स्लोप बनाए गए, उस पर धीरे धीरे उन बड़े बड़े पत्थरों को बग्घियों के द्वारा या आदमी ने खींच कर ऊपर पहुंचाया। ऐसा क्यों करा? किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली उठाना किसी ऊंचाई तक या उसको किसी इंक्लाइंड प्लेन पे लेके जाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इंक्लाइंड प्लेन पे ले जाओगे तो कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली उठाओगे तो एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। वो यहाँ से समझ लेते हैं। एक इंक्लाइंड प्लेन है, मान लो उसका एंगल है थीटा और उस पर एक मास m है, इसको आपको उठाना है, ठीक है? तो आप इसको ऊपर खींचने के लिए मान लो फोर्स F लगाते हो, ठीक? और ये मान लेते हैं अभी फ्रिक्शनलेस, क्या है? फ्रिक्शनलेस है। अभी की सिचुएशन मान लो फ्रिक्शनलेस, तो इस पे वेट बच्चों कितना लगेगा? वेट इसका इस डायरेक्शन में, ये तो हो जाएगा mg, ठीक है? और ये कितना हो जाएगा? mg साइन थीटा। ये सब आपको पता है, अभी नॉर्मल रिएक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बात बताओ, इसको जस्ट ऊपर धक्का देने के लिए f की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? f की वैल्यू होनी चाहिए mg साइन थीटा, होनी चाहिए कि नहीं? तो ये तो हो गया हमारा एफर्ट। ये क्या हो गया? एफर्ट। कि भाई हम लोड जो mg है, वेट mg को हमें कहाँ से कहाँ ले जाना है? पॉइंट A टू पॉइंट B पे लेके जाना है, ठीक है? अब एक तो तरीका ये था कि डायरेक्ट उठाओ सीधा सीधा, एक तरीका क्या है कि इसे स्लोप पर धक्का दो। तो मैं अगर फिजिक्स समझा होता तो मैं क्या करता? डायरेक्टली स्लोप पे धक्का देता, क्योंकि ऐसे उठाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा एफर्ट। और लोड हम कितना उठा रहे हैं बच्चों? लोड हम उठा रहे हैं कितना? mg। भाई लोड तो आप mg, वेट तो mg ही उठा कर ले जा रहे हो, वो बात अलग है, आपको एफर्ट इतना ही लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ से देखो बच्चों मैकेनिकल एडवांटेज कितनी हो जाएगी? मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगी mg यानी लोड अपॉन एफर्ट, mg साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं? तो यह आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। और देखो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? 1 से ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा? कह दोगे सर बिल्कुल, क्योंकि साइन थीटा इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, तो स्लोप है तो इसका मतलब मान लो 30 डिग्री है, तो साइन 30 1/2 हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितनी हो जाएगी? डबल। इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, मान लो 30 डिग्री है, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन 30 1/2 हो जाएगा। यानी कि लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू 2। इसका सिंपल मतलब ये हो गया बच्चों कि आप जितना एफर्ट लगाओगे उसका दुगना आप वेट उठा सकते हो या लोड उठा सकते हो, 2 टाइम्स एफर्ट, ठीक है? एफर्ट देखा, ये यूज होता है। मशीन्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों, बात समझ गए? अब मान लो थीटा बढ़ाते जाओ, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दो, तब क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सीधा सीधा हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो जितना एफर्ट लगाओगे उतना ही लोड है। भाई mg उठाना है तो mg ही लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? कितना इंटरेस्टिंग था ये कॉन्सेप्ट, मज़ा आया? चलो ये समझ गया आप लोग, ठीक है? एक इसी से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट मशीन्स में यूज़ होता है, वेलोसिटी रेशियो उसको बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय द पॉइंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पॉइंट ऑफ लोड इन अ मशीन ओवर द सेम टाइम। अब यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है भाई कि अभी जो हम लोगों ने फलक्रम वाला एग्जाम्पल देखा था कि अगर आपका ये एफर्ट है, ठीक है, और ये है लोड, ये है लोड,
तो मान लेते हैं ये कुछ डिस्टेंस चलेगा, ये कुछ डिस्टेंस चलेगा, तो वेलोसिटी रेशियो जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस बाय एफर्ट इन टी, टाइम टी, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस बाय लोड इन टाइम टी। अब कह दोगे सर ये डिस्टेंस कहाँ से आ रहा है, नाम तो वेलोसिटी रेशियो। अरे भैया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे तो टाइम टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बचेगा। तो अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये बात ध्यान से समझते हैं। कहना ये चाह रहा है बच्चों, पहले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि मान लो, क्या मान लो कि भैया आप एफर्ट लगा रहे हो 10 न्यूटन का, ठीक, 10 न्यूटन का एफर्ट लगा रहे हो, और ये यहाँ पर जो आपका एफर्ट वाला पॉइंट है वो मूव कर रहा है, मान लेते हैं लेट सपोज 5 सेंटीमीटर से मूव कर रहा है, और इस पॉइंट पे जो आप लोड उठा रहे हो वो 50 न्यूटन उठा रहे हो। कितना उठा रहे हो, 50 न्यूटन उठा रहे हो, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है 1 सेंटीमीटर, ठीक, मतलब आपने लगाया 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ये पॉइंट नीचे गया तो ये 50 न्यूटन कितना ऊपर गया, 1 सेंटीमीटर ऊपर गया। तो यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो कितना होगा, वेलोसिटी रेशियो होगा डिस्टेंस मूव्ड इन द सेम टाइम। सेम टाइम में मतलब अगर 1 सेकंड के लिए एफर्ट लगा रहे हो तो 1 सेकंड का ही डिस्प्लेसमेंट इसका मेजर करोगे, ये नहीं बाद का भी देखते रहो। तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 ये हो गया आपका एफर्ट, ठीक है, और ये हो गया आपका लोड, तो ये हो जाएगा 5/1, तो कितना हो जाएगा 5। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि भैया आप क्या करोगे, आप ज़्यादा लोड तो उठा लोगे, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, तो उसका प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मशीन हमारी जो है फ्रिक्शन लेस है, यानी उसमें किसी भी तरीके का एनर्जी लॉस नहीं है, तो एनर्जी तो आपको उतनी ही देनी पड़ेगी जितनी इसको उठाने के लिए चाहिए। वो बात अलग है, आप लोड को कम कर दोगे तो आपको दूरी ज़्यादा चलनी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, लोड बढ़ जाएगा लेकिन उसकी दूरी कम हो जाएगी। इनका मल्टीप्लिकेशन देखो 50 × 1 और ये क्या हो जाएगा 10 × 5। देखो दोनों केस में 50 आ रहा है कि नहीं। अगर मशीन आइडियल मशीन है, आइडियल मशीन यानी कि फ्रिक्शन लेस है, वरना तो जो आप एफर्ट, ये जो वर्क यहाँ पर करोगे कुछ एनर्जी लॉस भी होगा, तो पूरा पूरा यहाँ पर नहीं दिखेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये जब हम लोग अभी वर्क पावर एनर्जी ये सब पढ़ेंगे उसमें समझ जाओ। बस इतना जान लो कि लोड को एडजस्ट करोगे इधर उधर तो डिस्टेंस भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट होंगी। लोड कम होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी, लोड ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस कम होगी, क्योंकि ये तो एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है। और यहाँ पर एक पॉइंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि इन एन आइडियल मशीन वेयर देयर इज नो फ्रिक्शन और वेट द वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू द मैकेनिकल एडवांटेज। ये बच्चों ध्यान रखना, ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर देखो आइडियल जो मशीन होती है बच्चों, आइडियल मशीन्स उनमें क्या होता है, वर्क इनपुट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट। जितना आप एनर्जी देते हो उतनी आउट हो जाती है, लॉस नहीं होती। तो वर्क इनपुट यहाँ पर क्या होगा, एफर्ट इनटू डिस्टेंस बाय एफर्ट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट क्या होगा बच्चों, लोड इनटू डिस्टेंस बाय लोड। हो जाएगा कि नहीं। अब जरा इन दोनों को डिस्टेंस वाले एक तरफ ले जाओ, लोड वाले, तो अगर मैं एफर्ट को इधर ले जाऊं और डिस्टेंस वाले को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा डिस्टेंस बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस बाय लोड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लोड अपॉन एफर्ट। हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे बिल्कुल। ये होता है वेलोसिटी रेशियो, ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज। देखा बच्चों, कह दोगे सर ये सब बता क्यों रहे हो, अरे इसलिए बता रहा हूँ ताकि किसी किताब में देख लो तो मिर्गी ना आ जाए तुमको कि ये तो बताया ही नहीं सर ने। तो वेलोसिटी रेशियो भी आपको समझ में आ गया क्या होता है। ये सब मशीन्स जब पढ़ोगे बच्चों आगे चल के, अगर आपने पढ़ाई करी बीटेक में तो समझ में आएगा। फिजिक्स में बस इतना इंट्रोडक्शन आप ले लो क्या होता है ये, ठीक है। चलो, अरे नहीं, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और रह गया बच्चों, वो देख लो, वरना फिर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये मैंने कहा था मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। ये
छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम किस टाइप के हो सकते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की यहाँ पर बात चल रही है। देखो पहला टाइप का जो इक्विलिब्रियम होता है बच्चों उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब कहोगे सर ये सब क्या बता रहे हो, अरे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी समझ जाओगे। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम में है और आप उसको छोटा सा डिस्टरबेंस दो तो वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन को छोड़ेगा जितने टाइम के लिए डिस्टरबेंस रहेगा, लेकिन वो फिर घूम फिर के अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो एक ये बॉल है, इसके अंदर एक ये बॉल रखी हुई है, ठीक है, एक ये बॉल रखी हुई है। अब आप आते हो, आप क्या करते हो, उसको धक्का देते हो, ऐसे ही डिस्टरबेंस ऐसे हाथ मारते हो तो क्या होगा, ये बॉल ऊपर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर ऐसे ऐसे करेगी और फाइनली क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें पोजीशन डिस्टर्ब होने के बाद भी बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है, ठीक है, जब फोर्सेस हट जाती हैं। दूसरा टाइप का इक्विलिब्रियम होता है बच्चों अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है कि एक बार आपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया, कोई डिस्टर्बिंग फोर्स लगा दी, तो वो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में भी नहीं आएगी, इक्विलिब्रियम तो दूर की बात है, इक्विलिब्रियम से हट जाएगी वो, ठीक है। जैसे इसी एग्जाम्पल को देखो, लेकिन अब बॉल को उल्टा कर दो और यहाँ पे बॉल रख दो। अब देखो बच्चों, अभी तो ये बस बैलेंस्ड है, किसी तरीके से रुकी हुई, जैसे ही आप डिस्टर्बेंस दोगे या तो इधर गिर जाएगी या इधर गिर जाएगी, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन भी छूट गई, इक्विलिब्रियम का हमको नहीं पता वो है भी कि नहीं, वो तो भूल ही गए, क्योंकि हमें दिखेगा क्या हुआ क्या पता, वो कहीं और दौड़ते हुए चली गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जिसमें डिस्टर्बिंग फोर्स अप्लाई करने पे ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम उसका खो जाता है। और एक तीसरा टाइप का भी इक्विलिब्रियम होता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भैया क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये है कि आप जब भी डिस्टर्बिंग फोर्स लगाओगे पोजीशन तो चेंज होगी, पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर एक बॉल रखी हुई है तो क्या होगा, अगर आप इसको डिस्प्लेस करो, ऐसे एक धक्का दो तो क्या होगा, वो एक नई पोजीशन पे आ जाएगी, लेकिन नई पोजीशन पे आने के बाद वो इक्विलिब्रियम में फिर से आ जाएगी, मतलब वो देखो फिर रेस्ट में आ गई। बात समझ रहे हो कि नहीं, वो नई पोजीशन में आएगी लेकिन वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी अपना, तो ये हो जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऐसे ओरिजिनल पोजीशन डिस्प्लेस करी, फाइनल पोजीशन में इक्विलिब्रियम में, यहाँ क्या है, ये खिसक के कहीं यहाँ वहाँ रुकेगी नहीं, ये चली जाएगी, तो इक्विलिब्रियम चला गया बिल्कुल। यहाँ क्या है कि जैसे ही डिस्प्लेस करोगे ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी। तो ये तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं बच्चों। एक और होता है लेकिन चलो मैं बताना नहीं चाहता था क्योंकि ये सब इतना जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, मैकेनिकल में इसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है, चलो ठीक है फिर भी बता देता हूँ, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा। मेटा स्टेबल क्या है समझो ज़रा, जहाँ डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिसाइड करती है कि ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाएगा कि अनस्टेबल। मान लो बॉल यहाँ पर रखी है, आप समझो बात को, बॉल पे कितनी फोर्स लगा रहे हो और किस डायरेक्शन में लगा रहे हो वो डिसाइड करेगा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाएगी कि अनस्टेबल। अगर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई और थोड़ा हल्की फोर्स लगाई, ज़्यादा तेज नहीं, तो क्या होगा, बॉल यहाँ इस ग्रूव में आ जाएगी और इस ग्रूव में आएगी तो यहाँ कहीं पर डिस्प्लेस होने के बाद वो बैठ जाएगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गई कि नहीं आ गई, कह दोगे सर बिल्कुल आगे। और कहीं आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दी, वो चली गई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ दोनों ही पॉसिबिलिटी होती हैं, डिपेंड करता है आप फोर्स कितनी लगा रहे हो और किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ठीक है। इसको मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है, बस तीन जानो आप, कौन कौन से, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों इक्विलिब्रियम की भी कहानी ख़त्म हो गई। बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया इस चैप्टर में बच्चों। ये टोटल मिला के 35 लेक्चर हो गए। आने वाले 4-5 लेक्चरों में हम सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इससे ज़्यादा बच्चों नहीं कहीं नहीं आना है, आप देख लेना जाके, ठीक है। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।